हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज जो है क्लास 5th का एमजीएम क्लास का क्लास लेने जा रहा हूँ अपने बेटे का, और इसका नाम है कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया, जो कि हिस्ट्री का क्लास है। और आई नीड टू नो हिम अबाउट कि इनको कितना पता है कि ये पुर्तगास कौन थे, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इनसे जानेंगे। तो आई होप यू एंजॉय इट। तो अब सीधा बात अपने बेटे से करते हैं। ये है मेरा बेटा कृषभ तिवारी। हाय। और मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि पुर्तगास के बारे में। हाँ सर, बताइए क्या है। पोर्टुगीज ट्रेडर्स के रूप में आए थे इंडिया में, और उनका मेन पर्पस था कि ट्रेड करना, टेक्सटाइल्स, गोल्ड, हैंडलूम। उस तरह से आए थे। लेकिन उससे भी पहले वो वास्को ड गामा नाम का एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। उसने अपने कंट्री से यानी कि पोर्टुगल से इंडिया तक का शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढ दिया था, जो था मलबार कोस्ट पे कोझिकोड, जिसको अभी कैलीकट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो कि उड़ीसा में है शायद। उड़ीसा में था। ओके ओके। तो उसने शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढ लिया था। तो उसके वजह से यूरोपियंस भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए, और पोर्टुगीज तो थे ही पहले से इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, और फिर से यूरोपियंस अदर यूरोपियन कंट्रीज भी उससे इन्फ्लुएंस हो गई, और वो लोग भी इंडिया में आने लगे। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये पुर्तगास क्या काम करते थे इंडिया के अंदर में, किस टाइप का ट्रेडिंग करते थे। ये लोग बेसिकली ट्रेडिंग करते थे स्पाइसेस, कॉटन, हैंडलूम्स, और भी बहुत सारी चीज़ों का, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थी। खासकर उनमें से एक है गोल्ड, जो कि बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे इंडिया में। तो यूरोपियन कंट्री को, बाकी में इसमें इंग्लिश कंपनी को, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इनको कैसे अट्रैक्ट किया इन्होंने। क्योंकि एक अगर इसने काफ़ी बड़ा काम किया था शॉर्टेज सी रूट ढूंढ के, क्योंकि उससे पहले वो लोग को डेंजरस कारवा से जाना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा पड़ता था। तो ये बात रहा नहीं, ये कंट्री वाइज कंट्री करके फैलते गया, जो कि यूरोप तक पहुंच गया। और वहाँ पे ब्रिटेन तो था ही, तो इंग्लैंड और फ्रेंच, नेदरलैंड्स, बहुत सारी कंट्रीज अट्रैक्ट हुई। क्वेश्चन तो यही ना है सर कि मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे कैसे स्टेबल हुई। वो लोग आए वो लोग जब आए इंडिया में, तो ये भी यूरोपियंस थे ना। ये भी यूरोपियंस थे। ओके ओके। तो ये लोग जब आए इंडिया में, तो इन लोग का मेन पर्पस था ट्रेडिंग। तो इन लोग को एक नाम भी सोचना था, जिसकी वजह से कोई इन्हें रैंडम पर्सन करके ना बुलाए, कि जैसे ए तुम इधर सुनो, इस तरह करके। तो उन्होंने अपना नाम रखा EEIC, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंडिया इसलिए जोड़ा क्योंकि वो लोग ट्रेड करने आए थे इंडिया में। अच्छा अच्छा सर, ये कार्नेटिक वॉर्स क्या है, इसके बारे में क्या है इशू है। कार्नेटिक वॉर्स 1746 से 1763 तक लड़ा गया था, और वो उसमें इस टाइम पीरियड में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और जो फाइनल रिजल्ट था, EIC जीत गई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, तो वो लोग यूरोप वापस चले गए। तो इसका कहने का मतलब है कि आपस में लड़ गए थे। आपस में लड़ गए थे। काहे। क्योंकि वो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो लोग ट्रेड पर्पस से ही, ये लोग मतलब एक सीरियस अपना ब्रेन डेवलप करते गए, और ये लोग इतना सीरियस हो गए कि फिर लड़ते गए एक दूसरे से, ट्रेडिंग का बस जगह लूटने के लिए। अच्छा, तो मतलब हम आपको बुलाए और आप ही मेरे ऊपर चढ़ हाँ। गए, यही कहानी हुआ था ना। हाँ। तो ये प्लासी का काहेला हुआ कहानी। ये उसके पीछे का मेन रीजन है कि 1756 में अलीवर्दी खान, जो उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के, उनका डेथ हो गया। और ये अली वर्दी खान थे कौन। ये बंगाल के नवाब थे, अच्छा अच्छा। यानी कि राजा, नवाब थे। तो उनका डेथ हो गया, तो उन्हीं के ग्रैंड सन यानी कि पोते सिराज उद्दौला को अपॉर्चुनिटी मिला राजा बनने का। और यहाँ तक कि ये बहुत इनएक्सपीरियंस राजा थे सिराज उद्दौला, क्योंकि इनको जब डेथ के लिए भी पुट किया गया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, वो सिर्फ 25 से 26 साल के थे। अच्छा। तो इसीलिए वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस राजा थे। तो वो क्या किया, EIC एक अच्छा टाइम पीरियड देख के उन्होंने जगह जगह पर कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया अपना। छोटे छोटे कॉलोनीज बनाने लगे।
जैसे एक जगह पे इतना बनाया है, दूसरी जगह पे इतना। अपने आर्म्ड फोर्सेस को भी लाने लगे, अपने आर्म्ड फोर्सेस को लाने लगे, अपने आर्म्ड वेपन्स को लाने लगे। तो इसके वजह से सिराजुद्दौला एनॉय हो गए और उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया ईआईसी के ऊपर। लेकिन ईआईसी के पास तो थे आर्म्ड वेपन्स। तो उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईआईसी के बैटल ऑफ प्लासी के लिए हेड थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और मीर जाफर को हम लोग एक गद्दार के तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करा था और ब्रिटिश का साथ दे दिया था, इसीलिए। और उसके बाद जब सिराजुद्दौला को पकड़ के फांसी का सजा हो गया, तो उसके बाद मीर जाफर को पपेट रूलर बना दिया गया। मतलब ऊपर से जो ऑर्डर। अच्छा, मतलब वो इसीलिए गद्दारी किया क्योंकि वो चाहता था कि मैं राज करूं। राज बने। हाँ, राजा बने, है ना। हाँ। तो इसलिए ईएसए कंपनी जो है उसको अपना पॉपेट बनाना चाहती थी। और उसने उस चीज़ का सारा फायदा उठाया। यही कहानी था ना। तो ये बैटल ऑफ बक्सर का कहानी क्या है? बैटल ऑफ बक्सर हेक्टर मनरो के द्वारा ये लीड किया गया था, जो कि हमारे एमजीएम की बुक में नहीं है नाम, लेकिन ये मेरे को पता है कि हेक्टर मनरो ने लीड करा था इसे। और ये हुआ था 1764 में। 1764 में, और 3 राजाओं की कंबाइन आर्मी थी। नवाब शुजाउद्दौला, नवाब मीर कसीम और मुगल एम्पेरर शाह आलम II। ओके। तो क्या हुआ था इसमें, सेना तो बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि ये लोग क्या किए थे कि किसी भी बारबर धोबी वो सबको उठा के लाए थे, और बस सेना बड़ी दिखाने के लिए वो लोग ऐसा किए थे। और हेक्टर मनरो के पास, जिसके पास 7 से 8 हजार की सेना थी, एक गोली चलते ही आधी सेना तो भाग उठी, क्योंकि वो लोग के पास आर्म्ड रिवोल्ट थी और आर्म्ड फोर्सेस भी थे और आर्म्ड वेपन्स भी थे। लेकिन इंडिया के पास क्या था, बस भाले, तलवार और टाइप का। और कुछ नहीं। ये बात आपने सही बताया। इसके बारे में हम भी पढ़े थे कभी। उनके पास तो कुछ आइटम ही नहीं था। और ये जो दोनों बैटल्स था वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही टर्निंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके द्वारा ब्रिटिश और अपना राज आगे कंटिन्यू करता गया। इसीलिए तो बाद में तो फिर इसका एक्सपेंडेशन पावर बढ़ गया था। हाँ। और इसमें एक्सपेंडेशन इसका पावर्स पॉलिसीज निकालना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसका पॉलिटिक्स क्या था इसके बीच में? पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश। तो इनका पॉलिसीज था सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने शुरू किया था ये सब्सिडरी अलायंस। तो उसमें क्या था कि ये लोग को, इंडियन रूलर्स को क्या करना है कि अपना सेना ब्रिटिश को दे देना है, और ब्रिटिश का ही सेना वो लोग को रखना है। मतलब वो नाम का बस सेना रहेगा। वो लोग इंडियन रूलर का वो लोग कोई भी मतलब बात नहीं मानेगा, जो भी ब्रिटिश का ऑर्डर रहेगा उसी बात को मानेगा। वो यहाँ तक कि ये काम कौन किया था? डलहौजी। रिचर्ड वेलेस्ली। डलहौजी का काम डॉक्ट्रिन, डलहौजी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में थे ना। हाँ। तो इसमें और फॉरेन अफेयर्स से अपना मतलब जो भी आता था यूरोप के, मतलब ब्रिटिश के राइवल, तो उनके मैटर्स के बीच में नहीं आना था। इंस्टेड वो लोग क्या करते कि और इसके बदले में वो लोग फॉरेन अटैक्स, जो कि मतलब जैसे अदर कंट्रीज से आते थे, उसको ब्लॉक कर देते और इंडिया को एक प्रोटेक्शन देते। और सेकंड है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ये काफी मतलब एक वियर्ड था, लेकिन ये काफी मतलब सच था कि यही ज्यादातर सब्सिडरी अलायंस से ये ज्यादा अच्छा साबित हुआ। कारण क्या था इसके पीछे? क्योंकि इसमें ज्यादातर उस टाइम पे मेल डोमिनेट सोसाइटी था। उस टाइम पे राजा बनते थे, रानियां बहुत कम बनती थी। ये लोग चाहता था कि जो राजा है जिसके कोई पुत्र नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो हम उसको अपना लेंगे। खुद का बेटा नहीं है तो अगर वो हमारा इंडियन ब्रिटिश हम ले लेंगे अपने अंदर। और ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी के लिए, मतलब उन्होंने स्टार्ट करा था, जो कि थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। ये रिवोल्ट जो 1857, ये क्या कहानी है? हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सब पॉलिसीज का एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देने का कोशिश किया था इंडिया, कि हम लोग भी दे सकते हैं रिप्लाई, क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत ही इंडिया के लिए तो बहुत ही खराब था ये पॉलिसीज। तो इन्होंने क्या करा कि इसका रिप्लाई देने को कहा, और इसे हम लोग जानते हैं ब्रिटिश के तरफ से सिपाही म्यूटिनी वो लोग कहते थे, और हम लोग बोलते थे उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसका इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल। ओके। इसकी भी कहानी क्या था? उसका जो कार्ट्रिज था वो र्यूमर्ड किया जाता था काउस के फैट से और पिग्स के फैट से। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन आप एंड मुस्लिम रिलीजन टू। हाँ,
क्योंकि हिंदूज के हिसाब से आप काऊ नहीं खा सकते हो लेकिन पिग खा सकते हो, और मुस्लिम्स के हिसाब से आप काऊ खा सकते हो लेकिन पिग पिग नहीं। नहीं तो ये दोनों के रिलीजियस टेक्स्ट को के मतलब खिलाफ था। इफेक्ट करता था। हाँ। इफेक्ट करता था। तो इसी में मंगल पांडे इसी जी, में मंगल पांडे जी जी बैरकपुर जी। में वो बहुत ही यंग सिपाही थे, और उनको ये भी कहा जाता है, जो कि हमारे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उनको ये भी कहा जाता है कि वो भारतीय स्वतंत्रता का पहला गोली चलाए थे, जो उसके बाद से इंडिया रिवोल्ट करने लगा ब्रिटिश से। वाह, ये तो हमको भी पता नहीं था। तो हम ये जानना चाहते थे और कि after- क्वीन विक्टोरिया का इसमें क्या रोल था। हाँ, उनका अभी रोल नहीं है। फिर वॉर खत्म हुआ, हम्म, कुछ काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स का जान भी चला गया, और उसके बाद रिवोल्ट जैसे ही इंडिया के लिए फेल हो गया, तो और उसका फेल होने का बहुत सारा वजह था। इंडिया के पास प्लान नहीं था, एक अच्छा प्लान नहीं था, मतलब वो लोग बस यहाँ पे लड़ रहे, यहाँ पे लड़ रहे, वहां पे लड़ रहे, मतलब बिना प्लानिंग किए लड़ रहे थे, और उनके पास आर्म्ड वेपन भी नहीं था, और इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग मतलब बेस भी नहीं था जहाँ पे वो लोग लड़ सके। वो लोग बस ओपन में जा रहे, लड़ रहे, कहीं कोई जगह ही नहीं है छुपने का, तो इसी की वजह से हो गया था ये रिवोल्ट फेल इंडिया के लिए। उसके बाद जैसे ही ये रिवोल्ट खत्म हुआ, EEIC वो खत्म हो गया, और इंडिया जो था, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स तो मर गए थे, जैसे बहादुर शाह जफर, उनको भी रंगून में डाल दिया गया था, और उनको उनके दोनों बेटों को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद क्वीन विक्टोरिया के क्राउन में डायरेक्ट आ गया इंडिया, और वहां से क्वीन विक्टोरिया का ये 1857 का कहानी क्या है? वही है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि उनका प्लान जो था, अब EIC नहीं, वाइसरॉयज कैरी करते हैं। अच्छा। फिर फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हाँ, उसका कहानी क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बस नाम का इंडियन नेशनल कांग्रेस था, बस पपेट था एक तरह से। नहीं, वो पपेट नहीं था। वो क्या था कि वो ब्रिटिश मैन A.O. ह्यूम के द्वारा फाउंड किया था, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, वो भी ब्रिटिश ही था, और क्या बोलते हैं, वो भी उसके साथ भी बहुत सारे ब्रिटिश लीडर्स भी थे, जो कि बस अपने लिए वो चला रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन उसमें कुछ मॉडरेट्स के साथ साथ रेडिकल लीडर्स भी थे। मॉडरेट्स वो थे कि वो लोग बस ब्रिटिश संस्था पे विश्वास करते थे कि वो लोग सुन्नी को रिफॉर्म लाएंगे ऐसे। हाँ, बस। और रेडिकल्स वो लोग के तरीके से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड यूज करते थे, जैसे प्रोटेस्ट, हड़ताल, बॉयकॉट, उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स भी था। तो वो लोग क्या किए कि जिसमें तो ये इसका मतलब जन्म क्यों हुआ आखिर? इंडियन नेशनल बाइकआउट करने के लिए नहीं, ये ब्रिटिश पर्पस से बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन बाद में इंडियंस ने इसमें अपना हक ले लिया, और फिर ये बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें मॉडरेट्स में आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और रेडिकल में आ जाते हैं लाला लाजपत राय। तो उसके साथ ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों आ गए थे। फिर आता है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था ये, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। और ये बहुत फुट डालो शासन करो, नहीं, बहुत ही खराब वायसरॉय थे ये। इनको यहाँ तक कि अगर आप गूगल 1905 में ना, हाँ 1905 में, और यहाँ पे गूगल या क्रोम पे अगर आप सर्च करोगे तो इनको दिखाता है, इफ यू सर्च द वर्स्ट वाइसरॉय, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम है लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग कर दिया, यूनिटी जो था उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद वो लोग ने बंगाल को फिर से, ईस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल आज के डेट में बांग्लादेश है, जो कि मुस्लिम से है, और वेस्ट बंगाल हिंदू से है। तो ये लोग क्या किए कि फिर बंगाल को एक कर दिए। अच्छा। उसके बाद लेकिन अब तो हो गया था ना, यूनिटी खत्म हो गया था, तो वो लोग आपस में ही लड़ गए। तो ये मतलब वो आज भी चल रहा है ना, स्वदेशी टाइप का। स्वदेशी और बॉयकॉट्स तो हुआ था, लेकिन वो राउलेट एक्ट में बेसिकली हुआ था, जो कि चैप्टर 2 में है। वाओ, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया, और इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गया। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी था, लेकिन गुड, यू आर ए ग्रेट पर्सन, एंड से थैंक टू योर व्यूअर्स।